हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को देखने को मिल रहा है सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर NG2 जिसका सब्जेक्ट है वो सेशन जो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 2024 से 28 सेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो विद्या गेस का जो क्वेश्चन है उसको आज हम आंसर के माध्यम से और अपने ही सरल भाषा के माध्यम से PDF में लेकर आए हैं, जो कि आज आप लोग को सरल से सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो में बने रहें, अगर चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसका पूरा एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 का है जिसका मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो सारे इसको जरूर से जरूर देख के जाए, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में। तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करना है। तो ये जो चंद्रगुप्त थे वो किस वर्ष के थे, तो ये थे यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये थे गुप्त साम्राज्य से थे, जो कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो कितने दूसरा नंबर आ सकते। पहला था कौन थे, वो थे श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते थे। तो चलिए इसका जो थोड़ा सा है परिचय हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त या फिर गुप्त वंश के परिचय जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं परिचय में क्या लिखा गया है। तो परिचय में लिखा गया है कि भारत के प्राचीन इतिहास के गुप्त वंश का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। इस वंश के भारत में एक बार पुनः राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का युग स्थापित किया गया है, जिसे इतिहासकार में इसको भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, जो कि गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त और घटोत्कच ने रखी थी। किंतु इससे एक सशक्त साम्राज्य के रूप में विकसित करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जो गुप्त वंश के प्रथम सम्राट थे, जिन्होंने न केवल उत्तर भारत में एकजुट किया बल्कि एक अस्थायी शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक उत्थान का नींव रखी गई थी। मतलब इसके बारे में यह बताया गया है आप लोग को कि यहाँ पे देख लेते हैं गुप्त वंश के स्थान पर गौरवपूर्ण ये गुप्त साम्राज्य जो रहा है वो था, और भारत का इस जो गुप्त साम्राज्य जो था वो भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। भारत का स्वर्ण युग कहते थे इसी को। और इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका गुप्त साम्राज्य का नींव किसने रखा था, तो वो थे श्रीगुप्त और घटोत्कच जो थे वो इसका नींव रखे थे। और विकास के क्षेत्र में किससे श्रेय जाता था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था और वंश का परंपरागत क्या था उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है आप लोग का पॉइंट में कि राज्याभिषेक और वंश परंपरा, मतलब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था कि नहीं हुआ था उसके बारे में। तो देखिए यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब श्रीगुप्त का पुत्र वो कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल लगभग कब से कब तक था, तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। इसका आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का इतिहास में जो 319 से इन्होंने अपना साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे, तो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस वर्ष के गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। जो इसी वर्ष जो था वो गुप्त साम्राज्य का आरंभ हुआ था, जिसे बाद में गुप्त साम्राज्य का पहचान के रूप में स्वीकृत किया गया। और इतिहासकारों का मत है कि यह समुद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। जो गुप्त वंश जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के ही राज्याभिषेक के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो चलिए देख रहे हैं राजनीतिक स्थिति और विस्तार इन्होंने किस प्रकार से किए थे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है राजनीतिक स्थिति और विस्तार के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम का समय तक गुप्त वंश का अपेक्षाकृत छोटा राज्य था, जिसका केंद्र मगध यानी आधुनिक काल में जो पहले मगध कहा जाता था वो है भी बिहार था, जिन्होंने अपनी नीति, सैन्य शक्ति और राजनीतिक विवाहों के माध्यम से इस छोटे राज्य का विकास साम्राज्य को परिवर्तित कर दिया गया। चलिए इसका पॉइंट बाय पॉइंट अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसका पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो है वो लिच्छवी वंश से वैवाहिक संबंध, मतलब इस वंश से किस प्रकार से संबंध था उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, वैवाहिक संबंध, मतलब विवाह के किस प्रकार से संबंध था उसके बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियाँ लिच्छवी वंश से विवाह था, मतलब इन्होंने किस वंश से विवाह किया था, वो था लिच्छवी वंश, जो कि उन्होंने कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी से विवाह किया। इसका मतलब पत्नी का क्या नाम था, तो इसका जो पत्नी का नाम था वो कुमार देवी या फिर राजकुमारी, कुमार देवी जो लक्ष्मी राजकुमारी थी, मतलब इसका पत्नी का क्या नाम था, वो था कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। और इन्होंने वैशाली केंद्र के वैशाली के आसपास के क्षेत्रों में उस समय अत्यंत प्रसिद्ध गणराज्य माने जाते थे। इनको जो वैवाहिक का परंपरा था उसके बारे में देखते हैं।
यह विवाह राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी और मगध, वैशाली और आसपास के प्रदेशों में उसका प्रभाव स्थापित हुआ, जबकि वैवाहिक गठबंधन ने गुप्त साम्राज्य का सामाजिक और राजनीतिक वैधता प्रदान की है। जो इन्होंने विवाह जो किया था उसके इसके साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कहाँ कहाँ हुई थे? वो था प्रतिष्ठा बढ़ी, जो कि मगध, वैशाली और आसपास के प्रदेशों में। अगला पॉइंट है राज्य साम्राज्य का विस्तार। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो साम्राज्य का विस्तार, मतलब अपना शासन किस प्रकार से किए थे इन्होंने, उसका विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कि इसका विस्तार है, इस वैवाहिक संबंध गठबंधन के सैन्य बल और माध्यम से चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध, प्रांगण जो मगध का जो प्रयाग जो है उसको केसाबी, पाटलिपुत्र और संवत्ता, ओयुड, यहाँ पे गलत लिखा गया है, अवध जैसे क्षेत्रों में अपने नियंत्रण के लिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब इसकी राजधानी क्या थी? तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाई थी? अनुसार उन्हें प्रयाग को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि कुछ का मत था कि राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ पे इसकी राजधानी दो यहाँ पे माना गया। पहला में यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रयाग को भी माने थे, जबकि यहाँ पे माना गया था राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है। चलिए इसके बारे में आप देख लेते हैं थोड़ा सा। उपाधि जो है महाराजाधिराज, जो इन्होंने उपाधि जो धारण किया था महाराज और धीराज के, उसके बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने नाम के साथ क्या लगाया था? तो महाराज धीराज लगाया था, कि उपाधि धारण किए थे। मतलब अपना जो उपाधि जो धारण किए थे वो महाराज और धीराज की, इसकी उपाधि धारण किए थे। यह उपाधि इस बात का प्रमाण करता है कि क्षेत्रीय शासक नहीं है, बल्कि कई राज्यों के अधिपति बन चुके थे। मतलब इसके अनुसार जो माना जाता है वो केवल एक ही क्षेत्र का शासन नहीं माना जाता था, यानी कई राज्यों का शासन, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि शासन में गुप्त साम्राज्य का तत्सृत राजनीतिक इकाई बन चुका था। इससे यही माना जाता है। अगला देख लेते हैं प्रशासनिक उपलब्धियां के बारे में। जो कि प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम में यह एक सुगठित और स्थानीय प्रशासन ढांचा का तैयार किया, जो कि आने वाले यहाँ पे गलत हो गया, गुप्त शासकों को विशेष रूप से समुद्रगुप्त द्वितीय के लिए आधारशिला सिद्ध हुआ है। जो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम में जो है वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए आधारशिला सिद्ध किया गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। यहाँ पे देखिए शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ के शासन व्यवस्था जो कि उनके शासन साम्राज्य जो शासन प्रणाली का राजा सर्वोच्च था, मतलब जो शासन का प्रणाली का और जो राजा वहाँ का होता था वो कि सर्वोच्च माना जाता, किंतु कि प्रशासन मंत्रियों, अधिकारियों और प्रांतीय शासकों का भी भूमिका थी, जिन्होंने स्थानीय शासन व्यवस्था कभी उन्होंने सशक्त बनाया, जिससे ग्रामीण और नगर प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। मतलब इनके जो शासन व्यवस्था में जो था वो कि यहाँ पे देख जो राजा था वो तो सर्वोच्च ही माना ही जाता है, जबकि उसके प्रशासन व्यवस्था में मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे और प्रांतीय शासकों का भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है। अगला देख लेते हैं धार्मिक सहिष्णुता, जो धार्मिक जो होता है उसके बारे में। तो ये जो है वो गुप्त काल के धार्मिक सहिष्णुता का वार्तालाप, जो कि गुप्त काल के धार्मिक सहिष्णुता का जो वातावरण जो बना है वह चंद्रगुप्त प्रथम स्वयं हिंदू धर्म के अनुयायी थे। मतलब जो इसका अनुयायी किसके वंश, कौन सा धर्म के थे? चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये थे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों का भी समान दिया। मतलब अपना धर्म को भी अपनाकर दूसरे के भी धर्म को और सम्मानपूर्वक सम्मान देते थे, जिन्होंने शासनकाल में धार्मिक अस्तित्व और सामाजिक सद्भाव देखने को मिलता है। मतलब जो धार्मिक में था ना वो अपना भी धर्म को उतना ही मानते थे जितना अपना धर्म को उन्होंने मानते थे, उतना दूसरों धर्म के भी बारे में उन्होंने सोचते थे, ना कि अपने ही धर्म के बारे में सोचा करते थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं आर्थिक संगठन, जो कि आर्थिक संगठन के बारे में बताया गया है कि गुप्त काल में व्यापार, कृषि, शिल्पकला और अत्यधिक प्रोत्साहन मिला, जो कि इस चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में ही साम्राज्य की आर्थिक स्थिति समृद्ध होने लगी, जिन्होंने नदियों के किनारे बसे नगरों जैसे पाटलिपुत्र प्रयाग व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ है। जबकि आर्थिक स्थिति यहाँ की जो संगठन थी वो कि इनके जो व्यापार था, कृषि था, शिल्पकला था, अत्यधिक इन्होंने उसको प्रोत्साहन देने का काम किया। और जो कि नदियों के किनारे जो बसे नगर थे, जैसे में पाटलिपुत्र प्रयाग जो है फिर व्यापारिक केंद्र का रूप में विकसित किया गया था। मतलब जितना भी जो नदी था ना, जितना भी था वो नदी उसका भी व्यापार का मुख्य केंद्र के रूप में बनाया गया था। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियों के बारे में। तो इसके बारे में क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के काल में भले
चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में काल में भले समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का समान सांस्कृतिक दृष्टि से प्रसिद्ध ना हो, किंतु उसके नीतियाँ और संरक्षण के कारण ही सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का संभव हो सका। मतलब इनके जो शासनकाल में थे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे और समुद्रगुप्त से ही इसका संभव हो पाया था। इसके कला और साहित्य का नींव जो रखे थे उसके बारे में देख लेते हैं। कला और साहित्य के बारे में देखेंगे। इसके बारे में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के कलाकारों और विद्वानों और पंडितों का संरक्षण दिया, और जो उसने शासन में संस्कृति और शिक्षा का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिया गया था। जो इनके जो शासनकाल में जो सांस्कृतिक और शिक्षा का था काफ़ी ज़्यादा इन्होंने महत्व उन लोगों को दिया गया था। किसी परंपरा के उसके अधिकारी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने आगे बढ़ाया। मतलब जो समुद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके कई अधिकारियों को आगे बढ़ाया था, जिसे गुप्त युग का कला और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण युग बनाया गया है। देखते हैं सिक्कों का निर्गमन, जो सिक्का का जो निर्गमन था उसके बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के संयुक्त सिक्के उसके शासन काल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। जो ये कुमार देवी कौन है? ये कुमार देवी है चंद्रगुप्त प्रथम के बीवी, जिसे मैडम कहते हैं। पत्नी जो थी वो कुमार देवी थी। इन दोनों ने मिलकर अपने सिक्कों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इनको मिली है। इन सिक्कों पर दोनों की प्रतिमाएँ अंकित है जो कि उसके लिच्छवी, लो यहाँ पे आया है लिच्छवी शब्द, इसका देख लीजिएगा, शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि उनके लिच्छवी संबंधों का दर्शाता है। यह सिक्का केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो उनके जो शासनकाल में जो सिक्के थे उन पे चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की प्रतिमाएँ बनाई गई थी। अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक जीवन किस प्रकार की थी? चंद्रगुप्त प्रथम की धार्मिक नीतियाँ संतुलित थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था रखती थी, विशेषकर वैष्णव धर्म। इन्होंने वैष्णव जो धर्म था, वैष्णव धर्म उसको काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मानी जाती हैं। उसके सिक्कों और जो सिक्के थे उसके और अभिलेख जो थे वो विष्णु के प्रति उनकी भक्ति का संकेत मिलता है। जो उसका अभिलेख और सिक्का, जो उनके सिक्का और अभिलेख था उसमें किसका प्रतीक माना जाता था? विष्णु का। इसके बावजूद उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान दिया, जिन्होंने समाज में धार्मिक एकता और सहिष्णुता का भी भावना बनाए रखी थी। अब देख लेते हैं कूटनीति कौशल क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कूटनीति जो कौशल थी वो था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी नीतियाँ का कूटनीति वैविक का परिचय दिया था। जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ सेब शक्ति का उपयोग किया, और जहाँ लाभदायक रहा वहाँ वैवाहिक गठबंधन का सहारा लिया। लिच्छवियों से विवाह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिन्होंने उन्होंने न केवल राजनीतिक शक्ति अर्जित की बल्कि उसके शासन को सामाजिक स्वीकृति में भी दिलाई। मतलब इन्होंने जो अपने जो पत्नी से विवाह किया था ना, वो जो लिच्छवी वंश से थे, उसका सर्वोत्तम उदाहरण इसमें देखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी, के बारे में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसके पुत्र समुद्रगुप्त का शासन का संभाला था। जो चंद्रगुप्त का पुत्र जो था वो कौन थे? वो समुद्रगुप्त। इसका पुत्र का क्या नाम था? वो था समुद्रगुप्त। इसके बाद जो शासन का संभाला था वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अभूतपूर्व विजयों का प्रशासनिक कुशलता से गुप्त साम्राज्य का जो उत्तर से दक्षिण तक फैला गया है, इसका विस्तार संभालता चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा रखी गई थी। आधारित थी कि अतः यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की सफलता चंद्रगुप्त प्रथम दूरदर्शी और नीति का योगदान था। मतलब जो चंद्रगुप्त का जो पुत्र थे वो समुद्रगुप्त थे। उसके सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता था? तो उसके पिता का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता था। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का ऐतिहासिक महत्व किस प्रकार का था। चंद्रगुप्त प्रथम का ऐतिहासिक महत्व में फर्स्ट में जो है राजनीतिक एकता का प्रणेता जो है, जो कि उन्होंने उत्तर भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांधकर राजनीतिक एकता का स्थापित किया था। जो कि कई छोटे छोटे राज्य था उसको राजनीतिक सूत्र में, मतलब अपने ही क्षेत्र में मिलाकर बांधकर एक राजनीतिक एकता का स्थापित किया गया था। दूसरा में है, यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड में है, वो गुप्त संवत का आरंभ करता। जो गुप्त संवत जो था वो आरंभ इन्होंने ही किया था, जो कि यह संवत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालगणना माना जाता है। तीसरा में है वैवाहिक कूटनीति का जनक। तीसरा में जो कि देखेंगे यहाँ पे है वैवाहिक कूटनीति के जनक किसे माना जाता था, वो है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिन्होंने विवाह का राजनीतिक उद्देश्य के रूप में प्रभावित रूप से प्रयोग किए थे। अगला यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट है आर्थिक और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का नींव रखे थे।
जो कि पूर्ण जागरण का सांस्कृतिक का पूर्ण जागरण का जो नींव रखे थे उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रखे थे, जिन्होंने शासन से उस समृद्धि की शुरुआत की थी जिसके बाद गुप्त युग स्वर्ण युग में बनाया गया था। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कई सारे काम किए थे जिसको गुप्त वंश का स्वर्ण युग के रूप में भी माना जाने लगा। तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष जो है वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूरा जितना क्वेश्चन का जो हम आंसर बताए हैं उसका जो सारांश है, सारांश के माध्यम से ही इसका पूरा निष्कर्ष को लिखा जाता है। तो एक बार अगर इसका सारांश लिख दीजिएगा तो बहुत ही बेस्ट रहता है, एग्जामिनर को जांचने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलती है, जो सहयोग है उसका मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो कि इसका निष्कर्ष में बताया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासन भारतीय इतिहास का एक जो संक्रमण काल था उसका प्रतीक माना जाता है, जहाँ की क्षेत्रीय सत्ता के एक शूद्र साम्राज्य और आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उन्होंने राजनीतिक चतुर्थ वैवाहिक कूटनीति और प्रशासनिक कुशलता के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का स्थापित किया गया। उन्होंने उसके द्वारा रखी गई नींव का समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के भारत के स्वर्ण युग का निर्माण किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो नींव रखी गई थी गुप्त वंश का, उसके नींव रखने से जो कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि भारत का इसके स्वर्ण युग का जो निर्माण किया गया था। इस प्रकार आगे देखेंगे तो इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को केवल गुप्त वंश का संस्थापक का सम्राट ही नहीं बल्कि उसके भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक पूर्ण जागरण का भी भूमिका का सूत्रधार कहा जा सकता है, जो कि वो एक शक्तिशाली सम्राट थे जो जिन्हें स्थापक का सम्राट ही नहीं बल्कि उसको भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक पूर्ण जागरण का भी भूमिका उसको कहा जा सकता है। उसको उपलब्धियों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का श्रेय बने और उसे भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी गई थी, जो कि इसके गुप्त वंश के साम्राज्य में इसके कई सारे आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी प्रेरणा का श्रेय दिया जाता है। तो आई होप आप लोग के ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने जो इसका व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो हम इसका वीडियो के नीचे डाल देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अगला क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।